Hello and welcome to all of you on our YouTube platform The Physics Game। मैं पार्थ श्रीवास्तव करंटली एनरोल्ड इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्वागत करता हूँ हमारे इस बेहतरीन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का यहाँ पे लास्ट पार्ट आज हमारा होने वाला है, जो कि ये पार्ट नंबर 5 होगा। थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे ये चैप्टर गया है, लेकिन इतने तो लगने ही थे भाई, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है तो इसमें लगेंगे ही। आने वाले चैप्टर्स में भी ऐसे ही लग सकते हैं, 4-5 पार्ट तो कम से कम लगेंगे। तो आज इस 5वें पार्ट में हम यहाँ बात करना है पूरे ईथर्स के बारे में बात करेंगे। ईथर्स के हम यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे, फिर उसके कुछ फिजिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर उसके हम कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ऐसे ही करके फिर हम इस ईथर्स में इतनी चीज़ें जो आपके सिलेबस में हैं हम इसकी बात यहाँ पे करेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसका पूरा ओवर हो जाएगा। फिर हम आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में अपने बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को पे सेट जरूर से कर लेना, ताकि ऐसे ही लगातार वीडियोस तुम्हें चैनल पे मिलते रहे, तुम चैनल पे बने रहो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, यानी सबसे पहले हम ईथर्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। एक मिनट यहाँ पे पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि रेड कलर बढ़िया है कि येलो कलर बढ़िया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी कि सबसे पहला तरीका यहाँ पे होता है डिहाइड्रेट एल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करना और फिर ईथर को वहाँ पे बना लेना। यहाँ पे क्या रहता है कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब हम प्रोटिक एसिड के साथ करते हैं, प्रोटिक एसिड्स लाइक प्रोटिक एसिड्स आपके जैसे होते हैं यहाँ पे H2SO4 होता है, एक आपका H3PO4 होता है। ये आपके ऐसे प्रोटिक एसिड्स यहाँ पे होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। तो जब हम प्रोटिक एसिड के साथ अल्कोहल को डिहाइड्रेट करते हैं कुछ रिस्पेक्टिव टेम्परेचर पे, तो हमें जाके वहाँ पे ईथर्स मिलता है। जैसे आपका ये एक मिनट, ये आपका मान लीजिए एक अल्कोहल है। ओके, मिथेनॉल मैंने यहाँ पे लिया है। अब यहाँ पे हमने H2SO4 का यूज़ किया, टेम्परेचर हमने यहाँ पे दे दिया 443 केल्विन का, टेम्परेचर हमने यहाँ पे हाई दिया है। अब क्या होगा, H+ और 443 केल्विन के टेम्परेचर में हमने क्या देखा था हमने गौर कीजिए, मैंने जब आपको अल्कोहल पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि टेम्परेचर अगर हाई रहेगा, ऐसे टेम्परेचर में अल्कोहल जाएगा तो हमें वहाँ से क्या मिलेगा, एल्कीन्स मिलेंगे। यानी यहाँ से फिर हमें एल्कीन देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का एल्कीन आपको 1 डिग्री अल्कोहल की वजह से देखने को मिल जाता है, यानी मेथनॉल की वजह से देखने को मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे एल्कीन देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें तो ईथर चाहिए। तो अब यही काम अगर हम इस H2SO4 के साथ करें, लेकिन अब हम टेम्परेचर कम कर दें, टेम्परेचर कितना 413 केल्विन कर दें, तब क्या होगा, ईथर मिल जाएगा। लो भाई, बहुत आराम से हमें ईथर मिल गया है। यही तो होता है हमारा ईथर। ईथर का हमने नॉमेनक्लेचर क्या पढ़ा था, ROR होता है। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था इस चैप्टर के कि ये हमारा ईथर लिखने का तरीका होता है। यानी इसे हम यहाँ पे कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मिथॉक्सी मिथेन। ये हमारे यहाँ पे नाम लिखने का तरीका है IUPAC नेमिंग के चलते। ओके, तो अगर हमने यहाँ पर अल्कोहल को डिहाइड्रेट किया प्रोटिक एसिड में, लेकिन अगर हमें टेम्परेचर 443 केल्विन रखी तो हमें यहाँ से एल्कीन्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, 413 केल्विन पे कर दिया, तो हमें जाके ईथर मिल जाएगा, बहुत आराम से ईथर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ईथर देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होता है, यहाँ पे आप सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर्स ही बना सकते हैं। सिमेट्रिकल ईथर्स कैन ओनली बी फॉर्म्ड, सिमेट्रिकल ईथर्स कैन ओनली बी फॉर्म्ड। इस मेथड से हमें सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर से मिल सकता है। सिमेट्रिकल ईथर्स का मतलब कि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन इक्वल अमाउंट में हो। जैसे कि अगर इधर एक कार्बन है तो इधर भी एक ही होना चाहिए, अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 ही होना चाहिए, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर इधर 2 कार्बन है और इधर 4 कार्बन है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अल्कोहल को डिहाइड्रेट करके एक अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते हैं, आपको सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर ही मिलेगा। यानी ऑक्सीजन के दोनों साइड पे सिर्फ इक्वल अमाउंट के कार्बन होने चाहिए, अलग अमाउंट के कार्बन नहीं हो सकते। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है आपका यहाँ पे आपका विलियमसन सिंथेसिस। अब विलियमसन सिंथेसिस यहाँ पे सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पे होता है ईथर को बनाने का। क्यों, क्योंकि ये आपको सिमेट्रिकल ईथर तो देगा ही, सिमेट्रिकल तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको साथ ही साथ एसिमेट्रिकल ईथर भी दे देगा, यानी अनसिमेट्रिकल ईथर भी आपको ये यहाँ से दे देगा। एक मिनट, एसिमेट्रिकल ईथर भी आपको ये यहाँ से दे देगा, सिमेट्रिकल भी देगा, एसिमेट्रिकल भी दे देगा, विलियमसन सिंथेसिस की वजह से। ये आपका एक बहुत ही प्यारा नेम रिएक्शन यहाँ पे ईथर्स में है।
तो विलियमसन सिंथेसिस जो है वो आपका यहाँ पे एक लेबोरेटरी प्रोसीजर है। एक मिनट, ये आपका एक लेबोरेटरी प्रोसीजर है ईथर्स की प्रिपरेशन के लिए। लेबोरेटरी प्रोसीजर फॉर ईथर प्रिपरेशन, फॉर ईथर प्रिपरेशन। ईथर को प्रिपेयर करने के लिए ये आपका एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, विलियमसन सिंथेसिस मेथड या विलियमसन सिंथेसिस प्रोसीजर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका एक एल्कोक्साइड आयन, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे CH3Cl, ये आपका क्या है, ये आपका एक हैलो एल्केन है। जब आपका एक हैलो एल्केन जो है, हैलो एल्केन जब आपका एक आप कह सकते हैं RONA के साथ रिएक्ट करें, RONA, O माइनस Na प्लस, ये क्या है आपका। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कार्बन बना दूँ तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन, ये आपका एक एल्कोक्साइड आयन है। तो जब हेलो एल्केन को एक एल्कोक्साइड आयन के साथ ट्रीट करेंगे तब आपको यहाँ से क्या होगा, ये जो Cl है, ये Cl इस Na के साथ यहाँ से निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव लेकर निकल जाएगा और बाकी आके यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको CH3 लिया हुआ है तो इस R को मैं यहाँ पे CH3 कंसिडर करके चल रहा हूँ। अगर आप इसको C2H5 भी कंसिडर कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एसिमेट्रिकल ईथर इस मेथड से बना सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमें कंपाउंड क्या मिलेगा, यहाँ से आपका NaCl यहाँ से माइनस हो जाएगा, जो कि एक बाई प्रोडक्ट निकल सकते हैं। फिर आपको यहाँ से CH3OR यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम यहाँ से चाहें तो हम ईथर इस मेथड से भी बना सकते हैं और इससे हम सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल दोनों तरीके के ईथर बना सकते हैं, जो कि एक बहुत बढ़िया तरीका यहाँ पर ईथर बनाने का होता है, जो कि होता है हमारा यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस। अब अगर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे CH3Cl लिया और इसके साथ अगर हमने डाल दिया C2H5 डाल दिया, C2H5ONA डाल दिया, तब भी ये कुछ नहीं करेगा, ये बस Na और Cl यहाँ से निकल जाएंगे, NaCl हो जाएगा और फिर हमें यहाँ से CH3O C2H5 यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि फिर अभी हमें यहाँ से ईथर मिल जाएगा। तो विलियमसन सिंथेसिस से हम सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल दोनों तरीके के ईथर्स बना सकते हैं, इन्हें बनाना काफ़ी आसान होता है। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन लग जाती है, एक लिमिटेशन यहाँ पे होती है जो आप इसे नोट कर लीजिए कि हमारा जो एल्काइल हैलाइड है, यानी जो हम हेलो एल्केन यूज कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी, यानी जो भी हम यहाँ पे हेलो एल्केन यूज कर रहे हैं ये प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी नेचर का होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा अल्कोहल, अरे हेलो एल्केन या जो एल्काइल हैलाइड का नेचर है वो यहाँ पर 1 डिग्री की जगह ये यहाँ पर ज़्यादा का हो, यानी कि बहुत बड़ा 2 डिग्री 3 डिग्री का हेलो एल्केन अगर हुआ, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन्स हो गए एक से ज़्यादा, तब वहाँ पर उस केस में विलियमसन सिंथेसिस में दिक्कत हो सकती है। तब वहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पे आपको ईथर देखने को ना मिले। उस केस में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम से आपको एल्कीन्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि फिर ईथर नहीं बनाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो विलियमसन सिंथेसिस में एक लिमिटेशन लगती है कि एल्काइल हैलाइड जो हम यूज़ करते हैं वो प्राइमरी नेचर का होना चाहिए, वो टर्शियरी नेचर का नहीं होना चाहिए, दिक्कत हो जाती है इससे। तो ये एक लिमिटेशन यहाँ पे लगते हैं, तो बाकी तो विलियमसन सिंथेसिस आपका एक बहुत ही बढ़िया मेथड यहाँ पे होता है ईथर्स को प्रिपेयर करने का। यहाँ पे देखिए आप एमसीईआरटी में भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे डायग्राम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए आपको डायग्राम देखिए लिखा हुआ है कि बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ एल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एल्काइल हैलाइड यहाँ पे प्राइमरी होना चाहिए। अगर सेकेंडरी टर्शियरी को यूज करेंगे तो एलिमिनेशन कंप्लीट कर जाएगा सब्स्टिट्यूशन के अंदर। प्राइमरी के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे सब्स्टिट्यूशन क्यों हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ कंपाउंड इसका आके इसके साथ जुड़ रहा है और कुछ इसका इधर जुड़ रहा है, दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस मार रहे हैं और जाके जुड़ जा रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है इसलिए सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन अगर सेकेंडरी टर्शियरी हो गया तो वहां पे एलिमिनेशन हो जाएगा। सेकेंडरी टर्शियरी केस एलिमिनेशन, एलिमिनेशन हमारा सब्स्टिट्यूशन को मार देगा, एलिमिनेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट करके उससे जीत जाएगा सब्स्टिट्यूशन से। तब उस केस में हमें यहाँ से एल्कीन देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें ईथर चाहिए। तो हमें एलिमिनेशन को रोकना होगा ताकि एल्कीन ना बने और हमें यहाँ पे हमारे करस्पॉन्डिंग ईथर मिल जाए। और यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। एरोमेटिक यानी कि फिनॉल के साथ भी आप चाहें तो यही सेम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैंने यहाँ पे ये आपका जो लिया है ये एक एल्कोक्साइड आयन है, आप चाहें तो इसकी जगह फिनॉक्साइड आयन को भी यूज करके आप करस्पॉन्डिंग ईथर बना सकते हैं। बस उस केस में क्या रहेगा कि वो आपका फिनाइल ईथर बनेगा, यानी कि आप कह सकते हैं एक एरोमेटिक ईथर बनेगा। ये जो आपका यहाँ पे बना हुआ है ये आपका एक एल्काइल ईथर है, एल्काइल ईथर, एल्काइल हैलाइड की वजह से।
वहाँ पे फिर आपका क्या होगा, आपका एक एरोमेटिक ईथर बन जाएगा, जिसे हम अगर बहुत सारे तरीके के ईथर्स मैंने आपको बताए थे कि एक आपका एल्काइल ईथर होता है, एक एरोमेटिक ईथर, एक होता है आपका यहाँ पे एल्काइल एराइल ईथर भी एक होता है। उस केस में क्या रहता है कि आपका एक यहाँ पे CH3 ग्रुप रहता है एल्काइल एल्काइल नेचर का, और एक आपको यहाँ पे बेंजीन भी होता है, अब बीच में ओ रहता है, तो उससे हम यहाँ पर एल्काइल एराइल ईथर भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए, बाकी आप एनसीईआरटी को यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं बाकी चीज़ों के लिए। ओके, अब यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे ईथर्स की हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता दे रहा हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। ईथर्स में CO बॉन्ड जो रहता है वो पोलर नेचर का होता है, बिल्कुल होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि और एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है, यानी कि ईथर में एक चीज़ और होता है कि ईथर में हमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। ईथर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ईथर्स में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। जैसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर होती है, वैसे ही यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देखने को मिलता है ईथर्स में। बॉइलिंग पॉइंट मच लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ये तो बात तो साफ ही मैंने बताई थी पहले भी, फिर बता दे रहा हूँ, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। क्यों कम होता है? क्योंकि अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन का प्रेजेंस होने की वजह से, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। ईथर क्या होता है? ईथर में आपके कार्बन ही दोनों साइड लगे रहते हैं ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती है, और नहीं होगी तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने को हमें यहाँ पे मिलता है। इस वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे पोलर नेचर यहाँ पे शो करता है। फिर यहाँ पे एक ये वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि बोथ इथॉक्सी इथेन एंड ब्यूटेन वन ऑल आर मिसिबल टू सेम एक्सटेंट ड्यू टू ऑक्सीजन ऑफ ईथर्स कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है, लेकिन इसका ऑक्सीजन है वो कुछ हद तक ऐसा होता है, कुछ एक्सटेंट तक ऐसा होता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ फॉर्म कर सकता है अगर उसे हम वाटर में डालें तो। जैसे अल्कोहल को अगर उन्हें डाला वो तो तुरंत कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड तुरंत बना लेगा, वहां पे वो अपनी विजिबिलिटी शो कर देगा। लेकिन ईथर्स में क्या होता है कि अगर ये इसका ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ एक्सटेंट तक वहां पे बना सकता है, लेकिन ये लोअर क्लासेस में चलता है। यहाँ याद रखिएगा, लोअर क्लासेस, लोअर क्लासेस का मतलब कि जब हमारे ईथर वगैरह, ईथर यहाँ पे छोटा हो। वैसे तो अल्कोहल में भी यही केस होता है कि अगर बहुत बड़ा अल्कोहल यहाँ पे अगर आप डालेंगे वाटर में, तब उस केस में वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन यहाँ पे भी सेम है, यहाँ तो दिक्कत ही दिक्कत है, लोअर क्लास में भी ये कुछ एक्सटेंट तक ही दिखा सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही मेजरली होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है लेकिन कुछ एक्सटेंट तक ही कर पाता है, जरूरी नहीं कि वो कर ही ले। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इतनी बातें ईथर्स में, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सब में सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है कि CO बॉन्ड का क्लीवेज, यानी जो आपका यहाँ से ईथर होता है, यहाँ से या तो इधर से CO बॉन्ड को तोड़ो या तो इधर से CO बॉन्ड को तोड़ो, इन दोनों में से किसी भी एक बॉन्ड को तोड़ दो और करस्पॉन्डिंग दूसरा नया कंपाउंड यहाँ पे तैयार होके हमें मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ये आपका एक ईथर है, इसको मान लीजिए हमने रिएक्ट करवाया एक एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ मैंने इसको यहाँ पे रिएक्ट करवाया। सोचिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे गलती ही है, जिसने कुछ भी सोचा होगा वो यहाँ पे दिक्कत में पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती है, क्योंकि ईथर का यहाँ पे मैं वो नहीं करना हूँ। तो ये जो आपका यहाँ पे ईथर है, एक मिनट, ये यहाँ पे शायद कुछ ग्लिच हो गया था। हाँ, तो ईथर के साथ जब हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? सोचिए थोड़ा, सोचिए, सोच के मुझे बताइएगा। यहाँ पे आपने, आई थिंक आपने सोच लिया होगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये जो x है, ये जो x हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये यहाँ पे चला जाएगा इधर। एक मिनट, आई थिंक ये x नहीं होगा, यहाँ पे ये आपका HX होगा। वेट अ सेकेंड, सॉरी सॉरी। तो ये जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पे RX नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे HX होगा, मुझे माफ कीजिएगा, एक मिनट। तो ये आपका यहाँ पे HX होगा। अब क्या रहेगा, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है, अब ये X जो रहेगा वो इस कार्बन को लेके भागेगा, और ये जो H है वो सीधा जाके इसकी जगह पे लग जाएगा। तो हमें जो करस्पॉन्डिंग कंपाउंड मिलेगा वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, और इसके साथ हमें यहाँ से CX मिल जाएगा, CX। अब CX क्या हो गया, ये क्या होता है, ये आपका एक हेलो एल्केन होता है, ये आप सभी जानते हैं, ये आपका एक हेलो एल्केन हो गया। और ये जो कंपाउंड हमें मिला, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है? अब जिसने सोच लिया बहुत अच्छा किया, जिसने सही सोचा उसके लिए और भी अच्छा है, जिसने गलत सोचा भाई उस यहाँ सुन लो, ध्यान से सुनो, वीडियो को ध्यान से देख के समझो। ये आपका अल्कोहल है। क्यों अल्कोहल है? क्योंकि OH बॉन्ड, OH के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन गया, और जब OH बॉन्ड
होता है तो हमारा अल्कोहल होता है। कार्बन के साथ डायरेक्टली OH बॉन्ड का जुड़ना हमारा अल्कोहल होता है एल्काइल ग्रुप में। तो अब यहाँ पे हमें फिर एक क्या कंपाउंड देखने को मिला कि हम ईथर को चाहें तो ईथर को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवा के हमें करस्पॉन्डिंग अल्कोहल और हेलो एल्केन यहाँ पे मिल जाता है। क्यों नहीं मिलता है? जरूर मिलता है। और फिर अगर हम इसी सेम हेलो एल्केन जो यहाँ से हमें मिला है, अगर इसको हम HX के साथ वापस से ट्रीट कर देंगे तो हमें यहाँ से H2O अलग निकलेगा और यहाँ पे एक कंपाउंड हमें यहाँ पे और देखने को मिलेगा जिसे हम यहाँ पे RX कहेंगे। ये आई थिंक यहाँ पे HX दिया हुआ है, हाँ सॉरी ये अल्कोहल होगा, ये आपका यहाँ पे अल्कोहल होगा। लग ही रहा था कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ तो देखिए ये आपका H2O यहाँ से निकलेगा और ये X जो है वो इसके साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा, तो RX हमें मिल गया, H2O मिल गया। तो ये बात यहाँ पे आती है आपकी जब CO बॉन्ड का क्लीवेज हमें देखने को मिलता है। सेम आप चाहें तो एरोमेटिक ईथर में भी करके देख सकते हैं। एरोमेटिज्म में भी आपका सेम ही चीज़ यहाँ पे चलेगा। NCERT में यहाँ पे दिया भी हुआ है। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो होती है आपकी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन हैलाइड। ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक आता है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक ऑर्डर चलता है जो कि होता है आपका HI, HBr, HCl, HF। तो इस ऑर्डर को आप याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ईथर में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैसी होती है ईथर में। तो याद रखिएगा HI के साथ सबसे बढ़िया होती है, फिर HBr, HCl, HF। एक चीज़ और यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे साइज पे भी ये मैटर कर रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ईथर में उसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ ज़्यादा होगी जिसकी साइज बड़ी हो। आयोडीन की साइज काफ़ी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, और फ्लोरीन की यहाँ पे सबसे कम होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए यहाँ पे तैयार हो गया कि ईथर का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस हाइड्रोजन हैलाइड के साथ सबसे मैक्सिमम होता है और किसके साथ सबसे मिनिमम होता है। तो याद रखिएगा जिसकी साइज ज्यादा होगी उसके साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे बढ़िया होगी, जिसकी साइज छोटी होगी उसके साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। जैसे HI के साथ सबसे ज्यादा साइज ज्यादा बड़ी है, फिर HBr, HCl एंड HF। ये ऑर्डर याद रखेंगे तो आपको समझ में यहाँ पे सब कुछ आ ही जाएगा। ये यहाँ पे होता है इसमें। अब यहाँ पे जो एक मेन और इंपॉर्टेंट केस आता है वो आपका यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन। कभी कभी HI के साथ रिएक्शन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है और मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं, HI के साथ रिएक्शन में यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। एक चीज यहाँ पे और याद रखिएगा, ईथर्स में जब भी हम विलियमसन सिंथेसिस या कोई भी रिएक्शन कराते हैं ये ईथर्स में SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे चलता है। ईथर्स में याद रखिएगा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो किया जाता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। लेकिन जब HI के साथ रिएक्शन होता है तो कुछ हायर क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईथर्स में HI के साथ रिएक्शन या किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन में ये SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म को यहाँ पे फॉलो करता है। SN1 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, समझे? हायर क्लास में आप इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे, रिएक्शन विद HI के साथ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर आप NCERT में भी गो थ्रू करेंगे तो आपको 218 पेज नंबर पे और कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म वगैरह देखने को मिल जाएगा। ये मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर मैं इसको यहाँ पे अगर समझाने गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा, अब खुद आप हम रिक्वेस्ट करूँगा भाई कि कम से कम NCERT को खोल के देख लेना। खाली यूट्यूब लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, कुछ पढ़ना भी ज़रूरी रहता है। बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। टीचर्स जो आपके यहाँ पे बैठे रहते हैं, जो पढ़ाते हैं, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ, सब बुक्स पढ़ के ही यहाँ पर आए हैं। तो आपको बुक्स पे अपने फोकस ज़्यादा रखना चाहिए। लेक्चर्स पे भी रखो, ज़रूरी नहीं है, लेक्चर्स नोट्स के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन बुक ही वो चीज़ है जो तुम्हें सही से कंसेप्ट समझा सकती है। मैं भी समझा सकता हूँ, लेकिन बुक्स के साथ अगर आप दोस्ती बना के रखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत बढ़िया होगी। ओके, तो HI के साथ एक रिएक्शन यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, एक आप सभी की सहूलियत के लिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड मैं लेता हूँ, टर्शरी हैलाइड यहाँ पे लेता हूँ। ये आपका एक कंपाउंड है, ओके, ये आपका एक ईथर है, ये आपका एक ईथर है। ये ईथर अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस ईथर है, यानी आप कह सकते हैं ये आपका एक एसिमेट्रिकल ईथर का केस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। एसिमेट्रिकल ईथर में इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड कार्बन की जो संख्या है, या आप कह सकते हैं कार्बन का अमाउंट है, वो सेम यहाँ पे नहीं है। राइट साइड पे आप देखेंगे कि एक ही कार्बन है और इधर देखिए आप कितने सारे कार्बन है। तो अब इसका ट्रीटमेंट जब हम HI के साथ करेंगे, HI के साथ ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी पड़ती है कि कहाँ पे सबसे बढ़िया स्टेबल कार्बोकेटायन हमें देखने को मिल रहा है। स्टेबल कार्बोकेटायन हमें देखना पड़ता है। स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पर
फॉर्म होता है। HI के साथ जब भी रिएक्शन करोगे तो हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ पर कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, वहीं पे ही आपका आयोडीन जाएगा जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, और बाकी H आपका वहाँ पे लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो आयोडीन है ये आपका यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और ये जो H है वो इसके साथ निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो CH3O और H मिलके एक अल्कोहल बना रहे हैं, और अल्कोहल को बनाने यहाँ पे ज़्यादा आसान पड़ रहा है एज कम्पेयर टू इतने बड़े कंपाउंड के साथ, इतने बड़े स्ट्रक्चर के साथ। ये यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे मुझे लग रहा है, ये ज़्यादा स्टेबल लग रहा है, तो मैं इसे अलग यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो CH3OH यहाँ लग जाएगा, और जो आयोडीन रहेगा वो जाके यहाँ पे लग जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसे, ये आपका CH3 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 और यहाँ पे जाके I लग गया है। तो इस तरीके का आपका कुछ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे देखने को इस कंपाउंड मिलेगा। हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मैंने यहाँ पे देखा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें इसके साथ यहाँ देखने को मिल रहा है, और अल्कोहल को बनाना यहाँ पे ज़्यादा आसान लग रहा है। ये जहाँ पे बनाना ज़्यादा आसान लगेगा बस वहीं पे जाके हमें हाइड्रोजन को लगाना है, और जहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन है वहाँ पे आयोडीन को लगा दो, बस HI के साथ रिएक्शन डन हो गया। इसका लेकिन मुद्दा ये रहता है कि इसका मैकेनिज्म समझने में लोगों को दिक्कत होती है। तो बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, NCERT में आप चाहे तो देख भी सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या हुआ है कि डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप क्रिएट्स अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, यानी कि जब हम इसको यहाँ से डिपार्ट कर दे रहे हैं, ये जब यहाँ से इस H के साथ लेके निकल जा रहा है, तब यहाँ पर जो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन, एक मिनट, यहाँ पे मैं एनिसोल के रिएक्शंस को भी आगे बता दूंगा। यहाँ देखिए, जब मैंने यहाँ पर क्या कहते हैं, देख लीजिए, जब मैंने यहाँ से इस यहाँ पे जो आपका OCH3 लगा था, जब मैंने इसको तोड़ा, ये टूटा, तो यहाँ पे एक बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। ध्यान दीजिए, बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन है कि नहीं? बिल्कुल है, ये यहाँ पे बहुत ही स्टेबल कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि यहाँ पर स्टेबिलिटी, आई थिंक फॉर्म मैं नाम थोड़ा स्टेबिलिटी फॉर्म नाम से नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़िया है। यहाँ स्टेबिलिटी क्यों बढ़िया है? क्योंकि हमने SN1 मैकेनिज्म में पढ़ा है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा तो 3 डिग्री में सबसे बढ़िया कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये 3 डिग्री का यहाँ पे कार्बन नहीं दिख रहा है, एक कार्बन से यहाँ पे 3 अलग ग्रुप्स का जुड़ना, 3 अलग कार्बन का जुड़ना, ये हो गया आपका यहाँ पे टर्शरी, टर्शरी हेलो एल्केन, टर्शरी हेलाइड। तो टर्शरी हेलाइड में सबसे बढ़िया SN1 मैकेनिज्म टर्शरी में होता है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे बढ़िया रहती है। जैसे कि अगर अगर आपके सामने रिएक्शन में कहीं पे जैसे मान लिया 2 डिग्री बन रहा है और 1 डिग्री है, तो 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बनेगा, आयोडीन वहीं जाएगा, और जहां पे 1 डिग्री है वहां पे H जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को भी देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। स्टेबिलिटी हमें देखनी है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ध्यान देना, तभी HI के रिएक्शंस कर पाओगे। और यहीं पे लोगों से गलती होती है, और इसका फायदा उठाता है यहाँ पे हमारा जो हेड है एनटीए उठाएगा या CBSE उठाएगा, और तुम्हें इसी में यहाँ पे बचना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को देखकर। ओके, कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो बैक करके वीडियो को फिर से देख लो, और बाकी बातें जानने के लिए NCERT वगैरह को भी फॉलो कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब आपका यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ एनिजोल यहाँ पे है। रिएक्शंस ऑफ एनिजोल, एनिजोल क्या होता है? एनिजोल आपका और कुछ नहीं बल्कि बेंजीन रिंग पे एक ऑक्सीजन के साथ जब आपका एक R ग्रुप जुड़ा हो तो इसी को हम एनिजोल कहते हैं। एनिजोल का R का मतलब भी यहाँ पे एक ही कार्बन जुड़ा होना चाहिए, एक ही कार्बन जुड़ा होना चाहिए। ओके, ये आपका यहाँ पे एनिजोल होता है। इसे हम चाहें तो आप चाहें तो कह सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन भी हम इसे कहते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन भी हम इसे यहाँ पे कहते हैं। तो इसके कुछ यहाँ पे रिएक्शन है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे उसका होता है हैलोजनेशन का, हैलोजनेशन। एक सेकेंड। तो देखिए हैलोजनेशन में क्या होता है कि आपका ये जो एनिजोल यहाँ पे है, एनिजोल, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं Br2 के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने रिएक्ट करवाया, आप चाहें तो उसको Cl2 के साथ भी यहाँ पे करा सकते हैं, मैं Br2 के साथ अभी करा रहा हूँ। और यहाँ पे हम कैटलिस्ट डालते हैं, एथेनोइक एसिड डाल देते हैं, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में आप यहाँ पर जब ब्रोमीन को डालते हैं
एनिजोल के साथ रिएक्ट करवाते टाइम, तब हमें यहाँ से हमारा करस्पॉन्डिंग मेजर माइनर प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये आपका यहाँ से OCH3 तो एज इट इज ही रहेगा, बस पैरा पे जाके आपका एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा और एक आपका यहाँ पे जाके ऑर्थो पे जाके, माफ कीजिएगा, और एक यहाँ पे ये पैरा पे जुड़ेगा, ये वाला पैरा पे, वो वाला ऑर्थो पे। ये आपका यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट हो गया है और ये आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो गया है। मेजर प्रोडक्ट याद रखिएगा, ये आपका 90% यील्ड में निकलता है, यानी 90% तो यही निकलता है जब भी हम हैलोजेनेशन करते हैं एनिजोल का ब्रोमीन का एथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में। ओके, तो 90% हमें मेजर प्रोडक्ट मिलता है, 10% हमें यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट मिलता है, तो ये चीज़ को भी याद रखना। तो हैलोजेनेशन में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब हम यहाँ बात करते हैं अपने अगला यहाँ पे होता है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने का मतलब कि NO2 ग्रुप को लगाना। तो यहाँ पे ये भी बहुत आसान काम होता है, सिंपल सा एकदम वे होता है। ये आपका यहाँ पे एनिजोल है, यहाँ पे हमने HNO3 डाला और यहाँ पे एक एसिड का प्रेजेंस लीजिए, एसिड के प्रेजेंस में। तो आपको बस सिंपल यहाँ पे भी वही मेजर माइनर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। एक OCH3 यहाँ मिलेगा, एक NO2 यहाँ पे, और साथ में एक NO2 आपका यहाँ पे पैरा पे देखने को मिलेगा। ये माइनर प्रोडक्ट होगा और ये आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा, माइनर और मेजर प्रोडक्ट। तो इन सब की नेमिंग वगैरह भी आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसकी मैं बता दे रहा हूँ। ये आपका यहाँ पे 2 ब्रोमो एनिजोल है और ये आपका 4 ब्रोमो एनिजोल है। 2 ब्रोमो एनिजोल इसलिए क्योंकि ये 1 है और ये 2 पोजीशन है, ये 1 2 3 और 4, 1 2 1 2 3 4, 2 ब्रोमो एनिजोल, 4 ब्रोमो एनिजोल। ओके, अब इसका नाम आप यहाँ पे सर्च करके देखिए, खुद से पढ़ के देखिए, खुद से समझ के देखिए इसे हम क्या कहेंगे। ओके, अरे भाई सिंपल है यार, इसका नाम 2 नाइट्रो एनिजोल होगा, इसका नाम 4 नाइट्रो एनिजोल होगा। ओके, अब हम यहाँ पे अपना आखिरी रिएक्शन भी देख लेते हैं इसका, और ये यहाँ पे होता है आपका फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन यहाँ पे होता है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका यहाँ पे एनिजोल है, इसको ट्रीटमेंट आप करा दीजिए CH3Cl के साथ, CH3Cl के साथ। यहाँ पे आपको प्रेजेंस डालना होगा एक H+ एसिड का, और यहाँ पे आपके साथ एक चीज़ और डालते हैं, ये आपका एनहाइड्रस AlCl3 होता है, एनहाइड्रस AlCl3 CH2 के प्रेजेंस में। ओके, ये H+ यहाँ पे नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी। हाँ, ओके, हाँ, तो देखिए यहाँ से फिर आप जब रिएक्शन करेंगे तो आपको यहाँ से कुछ कंपाउंड ऐसे मिलेगा, यहाँ पे भी आपका फिर वही एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। एक यहाँ पे आपका जाके यहाँ पे CH3 लगेगा, CH3। ओके, ये आपको यहाँ पे CH3 लग जाएगा, साथ में एक आपको यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट भी मिलेगा OCH3, और यहाँ पे एक CH3। ये आपका यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट है और ये आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट है। ओके, तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आपको यहाँ पे ये सब देखने को मिल गया है। एक आपको यहाँ पे एसाइलेशन भी होता है, एसाइलेशन में बस क्या होता है कि CO बॉन्ड आपका और आ जाता है और वो यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, तो उसे आप खुद करके देखिएगा, आपको वो चीज़ भी यहाँ पे समझ में आ जाएगी। और यहाँ से आपका अब यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल ईथर एन चैप्टर का पूरी तरीके से खात्मा हो चुका है। 5 पार्ट्स यहाँ पे लगे और इस चैप्टर को हमने पूरी तरीके से समझ लिया, एक एक रिएक्शन, एक एक यहाँ पर मेथड, प्रॉपर्टी, सब चीज़ हमने यहाँ पे अब पढ़ ली है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप फिर से शुरू से पूरी प्लेलिस्ट को देखिए, क्योंकि शुरू से देखेंगे तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा इस चैप्टर के बारे में। और इससे पहले हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को भी जरूर से देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप हर चीज़ को अच्छे से कवर अप सही से करके चलिए, लाइन बाय लाइन चलिए, तो आपको समझ में आएगा। बीच से पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपको शुरू से ही शुरू करना होगा। अगर आप इस समय अगर आप अब तक जागृत नहीं हुए हैं, मीन्स अभी तक पढ़ाई के लिए अभी तक आप सीरियस नहीं हुए हैं। ओके, जो लोग सीरियस हैं वो लोग तो पढ़ भी रहे होंगे, तो वो अगर बीच से भी देखेंगे तब भी उन्हें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा सबके लिए, चाहे अभी से पढ़ाई शुरू कर दी हो या ना की हो, सब लोग शुरू से ही वीडियोज़ को देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो अब हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर अब आपका खत्म हो चुका है। मिलते हैं हम अब फिर किसी एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे, अपने नए चैप्टर को शुरू करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड बी काइंड टू योरसेल्फ। थैंक यू।